नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 15 दिन में 13,000 नए वोटर कहां से आ गए, रद्द हो प्रवेश वर्मा की उम्मीदवारी, मुख्य चुनाव आयुक्त से बोले अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। ईसीआई से मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को संबोधित किया। ईसीआई से प्रवेश वर्मा के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने और उनके घर पर छापा मारने की अपील की है। केजरीवाल ने ईसीआई का धन्यवाद करते हुए मीडिया को बताया कि सीएम आतिशी, पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब, संजय सिंह और मैंने ईसीआई से मुलाकात की। हमारे मोटे मोटे मुद्दे थे, जिनमें से एक नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 सितंबर से 7 जनवरी तक 22 दिनों में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। टोटल वोट 1 लाख है और 5,000 वोट का मतलब होता है 5% वोट 22 दिन में कटने के लिए कहां से आ गए हैं। इसके पहले इतने नहीं आए थे, तो जाहिर सी बात है कि यह वोट गड़बड़ी का मामला है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भगत सिंह को आतंकी कहने पर पाकिस्तान में हो गया विवाद। पूर्व सैन्य अधिकारी को 50 करोड़ का कानूनी नोटिस मिला। 17 जनवरी को होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी कहने के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ने पूर्व सैन्य अधिकारी को कानूनी नोटिस भेजा है। साथ ही उनसे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले भगत सिंह को आतंकी कहने पर बिना शर्त माफी मांगने को कहा गया है। इतना ही नहीं, 50 करोड़ का हर्जाना भी मांगा गया है। यह कानूनी नोटिस एडवोकेट खालिद जमा खान के जरिए पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी व पूर्व सैन्य अधिकारी तारिक मजीद को भेजा गया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, भगत सिंह को इस तरह की अपमानजनक बात कहने वाले को क्या सजा देनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी। 3 हफ्ते तक पूरे देश की सैर कराएगी यह ट्रेन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को प्रवासी भारतीयों के लिए विशेष पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ट्रेन ने सफर शुरू किया। यह ट्रेन प्रवासी भारतीयों को 3 सप्ताह तक देश भर के कई पर्यटक और धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाएगी। पीएम मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ओडिशा में मोदी बोले, अप्रवासियों के दिल में भारत धड़कता है, इससे दुनिया में मेरा सिर ऊंचा रहता है। उन्होंने कहा कि आप भविष्य में मेड इन इंडिया प्लेन से भारत आएंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, भारत जल्द ही प्लेन सेक्टर में भी उतरने वाला है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए थे। उन्होंने अप्रवासी भारतीयों यानी कि एनआरआई से कहा कि आप जहां जाते हैं उसे अपना बना लेते हैं। इसके बावजूद उनके दिल में हमेशा भारत धड़कता है। इसी के चलते दुनिया में मेरा सर गर्व से ऊंचा रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है। वो दिन दूर नहीं जब आप किसी मेड इन इंडिया प्लेन से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने आएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एचएमपीवी के बाद चीन में अब एमपोक्स वायरस का नया स्ट्रेन मिलने से मच गया हाहाकार। सरकार ने उठाए यह कदम। जी हां दोस्तों, चीन में एचएमपीवी वायरस से पहले ही अफरा तफरी फैली हुई है। अब एक और नया वायरस चीन में आ गया है, जिसने की खलबली मचा दी है। दरअसल दोस्तों, नए वायरस के स्ट्रेन ने पूरे चीन में खलबली मचा रखा है। चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने नए एमपोक्स स्ट्रेन क्लेड आईबी का पता लगाया है। पिछले साल विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किए जाने के बाद यह वायरल संक्रमण कई देशों में फैल रहा है। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन के रोग नियंत्रक एवं रोकथाम केंद्र ने कहा कि मंकीपॉक्स का क्लेड B1 कांगो सहित कुछ अफ्रीकी देशों में पहले से मौजूद है और यहीं से एक विदेशी शख्स से संक्रमित होकर यह संक्रमण शुरू हुआ। विदेशी नागरिक के संपर्क में आने के बाद 4 और नए मामले पाए गए हैं। मरीजों के हल्के लक्षण हैं, उनकी स्किन पर दाने और छाले हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शोक में डूबा यादव परिवार। चाचा के निधन पर भावुक हुए अखिलेश, पत्नी डिंपल और बेटी अदिति की आंखें हुई नम। जी हां दोस्तों, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई राजपाल यादव के निधन के बाद पूरा परिवार गमजदा है। अंतिम विदाई देने के लिए पैतृक निवास सैफई में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव समेत पूरे यादव परिवार ने नम आंखों से सैफई पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अखिलेश की पत्नी डिंपल और दोनों बेटियां अदिति और टीना बेहद भावुक नजर आई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उमर अब्दुल्ला बोले, इंडिया ब्लॉक को खत्म कर देना चाहिए, इसमें न एजेंडा है न लीडरशिप। गठबंधन की आखिरी बैठक 7.5 महीने पहले हुई थी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को इंडिया अलायंस खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद उनकी कोई बैठक नहीं हुई है। यह गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था, तो इसे खत्म कर देना चाहिए। इसके पास न कोई एजेंडा है और न ही कोई लीडरशिप। दिल्ली चुनाव को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली में क्या चल रहा है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।
पता, क्योंकि दिल्ली चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो पार्टी वहां मौजूद है वो तय करे कि बीजेपी का मुकाबला किस बेहतर तरीके से किया जा सके। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कैलिफोर्निया की आग में हॉलीवुड जलने का खतरा, पेरिस हिल्टन समेत कई स्टार्स के बंगले हो गए खाक, बाइडेन ने इटली दौरा रद्द कर दिया। जी हां दोस्तों, अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग हॉलीवुड तक पहुंच गई है। मंगलवार को लगी आग से 3 दिन में अब तक 4,856 हेक्टेयर इलाका प्रभावित हुआ। आग से करीब 1900 इमारतें पूरी तरह जल गई है और 28,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना वायरस जैसे HMPV के देश में 11 मामले आए, आज 2 मामले मिले। गुजरात में 8 साल का बच्चा, यूपी में 60 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटान्यूमोरो वायरस HMPV के गुरुवार को 2 नए मामले मिले हैं। पहला मामला उत्तर प्रदेश का है। दरअसल दोस्तों लखनऊ में 60 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई है। वहीं बलरामपुर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुशील चौधरी ने दैनिक भास्कर से इसकी पुष्टि भी कर दी। वहीं इसके अलावा गुजरात के हिम्मतनगर में 7 साल के एक बच्चे की HMPV रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि यह रिपोर्ट प्राइवेट अस्पताल की लैब की है। सरकारी रिपोर्ट शाम तक आएगी। वैसे दोस्तों आपको बता दें, देश में वायरस से जुड़े अब तक कुल 11 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें महाराष्ट्र से 3, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु से 2, पश्चिम बंगाल और यूपी से 1 मामला सामने आया है। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा था कि विशेषज्ञों ने यह कहा है कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में इसकी पहली बार पहचान हुई थी। इसके बाद यह दुनिया में फैला। यह सांस लेने से फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है। यह सभी एज ग्रुप के लोगों पर असर करता है। WHO हालात पर नजर बनाए हुए है और हमें जल्द ही रिपोर्ट शेयर की जाएगी। वैसे दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार यह छोटे बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने आइसक्रीम शॉप पर बनाई कोल्ड कॉफी, बोले छोटे काम वालों को आसानी से लोन नहीं मिलता। यूपी में मिले मोची का जिक्र भी किया। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी दिल्ली के पटेल नगर में एक आइसक्रीम शॉप पर थे, जहां उन्होंने कोल्ड कॉफी बनाई। केवेटर्स ब्रांड की इस शॉप में जाने और उनके ओनर से चर्चा का एक वीडियो राहुल गांधी ने एक्स पर शेयर किया है। राहुल गांधी ने लिखा कि आप नई पीढ़ी और नए बाजार के लिए विरासत ब्रांड को कैसे बदल सकते हैं, ये केवेटर्स के युवा संस्थापकों ने मुझे बताया। केवेटर्स जैसे निष्पक्ष व्यवसायों ने पीढ़ियों से हमारी आर्थिक वृद्धि को गति दी है, इसलिए हमें इनका समर्थन करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी बीच केवेटर्स के ओनर अमन और अगस्त्य ने उनसे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं केवेटर्स को देख रहा हूं और निवेश का फैसला करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तिरुपति में 91 काउंटरों में 4000 लोग थे। लाइन में लगी महिला बेहोश हुई, गेट खुले, भीड़ बेकाबू हो गई, 6 की मौत। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के श्री तिरुपति मंदिर में बुधवार देर रात 9:30 बजे वैकुंठ द्वार दर्शन टिकट काउंटर के पास भगदड़ मच गई थी। हादसे में एक महिला समेत 9 लोगों की मौत हो गई है और 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों शुक्रवार से शुरू होने वाले 10 दिवसीय विशेष वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए टिकट बांटे जा रहे थे। मंदिर कमेटी ने 91 काउंटर खोले थे। इनमें करीब 4000 की भीड़ मौजूद थी। इसी दौरान लाइन में लगी एक महिला बेहोश हो गई। इलाज के लिए उसे गेट खोलकर निकाला गया। इस दौरान लोग अंदर घुसने लगे। भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिसमें बीमार महिला की भी मौत हो गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान की मौत। डल्लेवाल जहां 45 दिन से आमरण अनशन कर रहे, वहां गीजर फटने से आंदोलनकारी झुलसा। जी हां दोस्तों, हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के दौरान गुरुवार को एक किसान की जान चली गई। उसके सल्फास खाने की बात कही जा रही है। वहीं दोस्तों किसानों ने बताया कि गुरुवार सुबह लंगर स्थल के पास ही तरनतारण जिले के पौहीड गांव में रहने वाले रेशम सिंह ने सल्फास खा लिया था। उसे पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं दोस्तों खनौरी बॉर्डर पर 45वें दिन किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल का आमरण अनशन जारी है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यहीं गीजर फटने से गुरुवार को एक किसान झुलस गया। उसे पटियाला के सामाना स्थित सरकारी अस्पताल में लाया गया। उसके हाथ और पैर झुलसे हुए हैं। किसान की पहचान गुरदयाल के रूप में हुई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन से मांगी माफी, कहा बेबी गर्ल 2025 हमारा साल होगा। अपकमिंग फिल्म फतेह के लिए बधाई भी दी। जी दोस्तों, ठग सुकेश चंद्रशेखर ने नए साल की शुरुआत में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को एक लेटर लिखा है। उसने जैकलीन से माफी मांगी और अपकमिंग फिल्म फतेह के लिए उन्हें बधाई भी दी है। दरअसल दोस्तों सुकेश ने लिखा कि मैं इस फिल्म को देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता हूं। बेबी गर्ल, एक बार फिर से तुम्हारे साथ हुई इस बात के लिए माफी चाहता हूं। इस रिश्ते में 2025 एक नई शुरुआत होगी। मैं वादा करता हूं कि तुम मुझ पर और हमारे प्यार पर गर्व महसूस करोगी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इनकम टैक्स विभाग के बाद अब विमानन मंत्रालय ने दे दी सफाई, टैक्स चोरी पकड़ने के लिए नहीं हो रहा है डीजी यात्रा से डेटा का इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, डीजी यात्रा के डेटा का इस्तेमाल करते हुए टैक्स चोरों को पकड़ने की खबरों पर विमानन मंत्रालय ने भी सफाई जारी की है। दरअसल दोस्तों, मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारतीय टैक्स अथॉरिटीज के साथ डीजी यात्रा के यात्रियों की जानकारी को साझा नहीं किया जाता है। डीजी यात्रा ऐप सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी मॉडल पर काम करता है, जिसके तहत ट्रेवल से जुड़ी जानकारियां और निजी जानकारियां सीधे यूजर्स के डिवाइस पर स्टोर होती है, ना कि किसी सेंट्रल रेस्पोजिटरी के पास। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले एक खबर फैल रही थी कि जो भी व्यक्ति विदेश में यात्रा करता है उसका डेटा सरकार के पास चला जाता है और इनकम टैक्स उसकी इनकम की पड़ताल करने लगता है कि यह विदेश में यात्राएं कर रहा है तो इसके इनकम का सोर्स क्या है, और अगर यह इनकम का सोर्स नहीं बता रहा है या फिर टैक्स जमा नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर रेड की जा सकती है। ऐसी अफवाहें फैल रही थी। तो अब इस अफवाह को इनकम टैक्स विभाग के बाद में भारतीय विमानन मंत्रालय ने भी यह कहते हुए दूर कर दिया है कि टैक्स चोरी पकड़ने के लिए हमारी ऐप डीजी यात्रा के डेटा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राजनाथ सिंह बोले मालदीव को सैन्य मदद मुहैया करवाएगा भारत, रक्षा मंत्री मोमून से की मुलाकात। 8 महीने में मालदीव के तीसरे बड़े नेता का भारत दौरा। जी हां दोस्तों, मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घसान मोमून के 3 दिवसीय भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। इससे पहले उन्होंने बुधवार को नई दिल्ली में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने मालदीव को विकास परियोजनाओं में मदद और हथियारों की सप्लाई का आश्वासन दिया। दरअसल दोस्तों, राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत मालदीव को रक्षा सहयोग के सभी क्षेत्रों में ट्रेनिंग, कार्यशालाएं और सेमिनार के लिए अवसर प्रदान करना चाहता है, ताकि मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों की क्षमता बढ़ाई जा सके और साथ ही रक्षा उपकरणों और भंडारों की आपूर्ति की जा सके। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कंगना रनावत बोली अब कभी पॉलिटिकल फिल्में नहीं बनाऊंगी, इमरजेंसी को बनाने में बहुत मुश्किल हुई, मैं इससे इंस्पायर नहीं हूं। जी हां दोस्तों, कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 17 जनवरी को रिलीज होने वाली है। एक्ट्रेस ने बताया है कि राजनीतिक मुद्दों पर बनी इस फिल्म को बनाने में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस वजह से वे भविष्य में कभी पॉलिटिकल फिल्में नहीं बनाएंगी। कंगना ने न्यूज 18 शोभा के इंटरव्यू में बताया कि मैं अब कभी कोई राजनीतिक फिल्म नहीं बनाऊंगी, मैं इससे बहुत इंस्पायर नहीं हूं। अब मुझे समझ में आ गया है कि बहुत से लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं, खासकर वास्तविक जीवन के किरदारों पर। इतना कहने के बाद मुझे लगता है कि अनुपम खेर जी ने मनमोहन सिंह के रूप में द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में कमाल किया। यह उनके बेस्ट परफॉर्मेंसेज में से एक है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इसरो के नए चेयरमैन बनेंगे वी नारायण। 8वीं तक बिना बिजली के पढ़े थे, 10वीं के टॉपर बने, शुक्र ग्रह तक पहुंचाएंगे स्पेसक्राफ्ट को। जी हां दोस्तों, डॉक्टर वी नारायणन इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए चेयरपर्सन बनने जा रहे हैं। 14 जनवरी से वो वर्तमान इसरो चीफ एस सोमनाथ की जगह लेंगे। नारायणन इस पद पर 2 साल तक बने रहेंगे और फिलहाल वो LPSC के डायरेक्टर हैं। उनके पास 40 साल का एक्सपीरियंस भी है। वो रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशन के एक्सपर्ट भी हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 473 किलोमीटर की रेंज 32 मिनट में होगी चार्ज। लॉन्च हुई अपनी जगह पर 360 डिग्री घूमने वाली इलेक्ट्रिक SUV। जी हां दोस्तों, जर्मनी की प्रमुख लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज ने भारतीय बाजार में अपनी EV रेंज को बढ़ाते हुए नई इलेक्ट्रिक G क्लास G580 को लॉन्च कर दिया है। इस इलेक्ट्रिक SUV की शुरुआती कीमत 3 करोड़ रुपए एक शोरूम है। यह एक पूरी तरह से लोडेड इलेक्ट्रिक SUV है। कंपनी ने कार के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। इसे अगले हफ्ते भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के दौरान भी शोकेस किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, G क्लास दुनिया भर में अपने पावरफुल ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी के लिए मशहूर है। इसके फ्रंट सस्पेंशन को बरकरार रखा गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं, क्योंकि दोस्तों हम हर रोज आपके लिए ताज़ा खबरें लेके आते हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 528 अंक गिरकर 77,620 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 162 अंक लुढ़का। BSE स्मॉल कैप 640 अंक गिरा। जी हां दोस्तों, सेंसेक्स आज 528 अंक की गिरावट के साथ 77,620 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी आज 162 अंकों की गिरावट रही और यह 23,526 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं दोस्तों BSE स्मॉल कैप 640 अंक गिरकर 54,021 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में गिरावट और महज 9 में तेजी देखने को मिली। निफ्टी 50 के शेयरों की बात करें तो इनमें 34 में गिरावट और महज 16 में ही तेजी देखने को मिली। आज एक शेयर बिना किसी बदलाव के साथ भी बंद हुआ। NSE सेक्टोरल इंडेक्स में रियल्टी सेक्टर सबसे ज्यादा 2.73% की गिरावट के साथ बंद हुआ। बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में बजाज ऑटो, नेस्ले और HUL रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में ONGC, श्रीराम फाइनेंस और BPCL रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
आज सोने चांदी में रही तेजी, सोना 254 रुपए बढ़कर 77,618 रुपए पर पहुंचा। चांदी 89,800 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार को बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 254 रुपए बढ़कर 77,618 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। एक दिन पहले इसकी कीमत 77,364 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं दोस्तों 1 किलो चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी की कीमत 297 रुपए बढ़कर 89,800 रुपए प्रति किलोग्राम की हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 89,503 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। वहीं दोस्तों बात करें 18 कैरेट सोने की कीमत तो इस वक्त 18 कैरेट सोने की कीमत 58,214 रुपए चल रही है, जबकि 22 कैरेट सोना 71,098 रुपए प्रति 10 ग्राम का बिक रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। असम खदान हादसा, 72 घंटे से 8 मजदूर फंसे हुए हैं। पंपिंग हुई फेल, महाराष्ट्र से हेवी मशीन मंगवाई जा रही, पानी का लेवल नहीं घट रहा, कल एक शव निकाला गया था। दरअसल दोस्तों असम के दीमा हसाऊ जिले के उमरंगसो में 300 फीट गहरी कोयला खदान में 8 मजदूर पिछले 72 घंटों से फंसे हुए हैं। एक मजदूर का शव बुधवार को निकाल लिया गया था। रेस्क्यू में अब एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर भी जुट गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मदद कर रही है। दरअसल दोस्तों भारतीय सेना और असम राइफल्स के गोताखोर और मेडिकल टीम के साथ इंजीनियर्स टास्क फोर्स भी मौजूद है। एनडीआरएफ इंस्पेक्टर रोशन कुमार चंद्र ने बताया कि वर्टिकल एरिया सर्च कर लिया गया है। लगातार पंपिंग के बाद भी पानी का लेवल घट नहीं रहा है। महाराष्ट्र से कई हैवी पंपिंग मशीन मंगवाई गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आतंकी निज्जर हत्याकांड के सभी आरोपियों को जमानत, कनाडा की पुलिस कोर्ट में पेश नहीं हुई। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारतीय एजेंसियों पर लगाया था आरोप। जी हां दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में 2023 में हत्या के मामले में कनाडा सरकार को झटका लगा है। इस मामले में कनाडा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 4 अपराधियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। दोस्तों बताया जा रहा है कि कनाडा पुलिस कोर्ट में पेश ही नहीं हो रही थी, इसका फायदा आरोपियों को मिला है। हालांकि कोर्ट के दस्तावेजों पर कार्यवाही पर रोक के तहत जमानत मिल गई है। अब अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दुबई में तालिबान के मंत्री से मिले भारतीय सचिव, आपसी व्यापार बढ़ाने पर बात हुई। तालिबान ने संकट में मदद के लिए भारत को शुक्रिया कहा। जी हां दोस्तों, दुबई में बुधवार को अफगान, तालिबान और भारतीय अधिकारियों के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में भारत की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान ने हिस्सा लिया। इस बैठक का एजेंडा मानवीय और डेवलपमेंट सहायता, बिजनेस, ट्रेड, स्पोर्ट्स, कल्चरल रिलेशन, रीजनल सिक्योरिटी पर आधारित है। इस मीटिंग में ईरान के चाबहार बंदरगाह समेत अलग अलग इलाकों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एल&टी के चेयरमैन की हफ्ते में 90 घंटे काम करने की सलाह, कहा आप अपनी पत्नी को कितनी देर तक निहार सकते हैं, रविवार को भी काम करवाएंगे। जी हां दोस्तों, लार्सन एंड टर्बो एल&टी के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यम ने अपने एम्प्लॉइज के साथ ऑनलाइन बातचीत के दौरान कहा कि अगर संभव हुआ तो वह रविवार को भी उनसे काम करवाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने हफ्ते में 90 घंटे काम करने की भी सलाह दे दी। दरअसल दोस्तों बातचीत के दौरान सुब्रमण्यम से पूछा गया कि $1 मिलियन वाली ये कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शनिवार को भी क्यों बुलाती है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे खेद है कि मैं आपको रविवार को काम नहीं करवा पा रहा हूं। अगर मैं आपको रविवार को भी काम करवा पाऊं तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं रविवार को काम करता हूं। एसएन सुब्रमण्यम के इस बयान के बाद वर्क लाइफ बैलेंस पर चल रही बहस को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जो इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति के हफ्ते में 70 घंटे काम करने के सुझाव के बाद शुरू हुई थी। एल&टी की इंटरनल मीटिंग की वीडियो रेडिट पर शेयर की गई है, जिसमें उन्होंने इस तरह की बात कही है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आप कि एक व्यक्ति को एक दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए और 7 दिन में उसे कितने दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 56.62 लाख महिलाओं के खाते में सम्मान राशि पहुंची। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्रांसफर किए 11,415.44 करोड़ रुपए। गिरिडीह से सबसे अधिक लाभ पाने वाले लोग। जी हां दोस्तों, बहुचर्चित मैया सम्मान योजना की बड़ी राशि 2,500 रुपए राज्य के 56,61,791 महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा गया। नामकुम के खोजा टोली स्थित आर्मी ग्राउंड ऐतिहासिक समारोह का गवाह बना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में पूरा हेमंत सोरेन कैबिनेट मंच पर मौजूद रहा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला बेटियों की पढ़ाई का खर्च उठाना पेरेंट्स की जिम्मेदारी। अगर बेटी को पैसों की जरूरत नहीं तो भी उसे फंड पाने का अधिकार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने एक आदेश में कहा कि बेटियों को अपने पेरेंट्स से शिक्षा संबंधी खर्च मांगने का पूरा अधिकार है। जरूरत पड़ने पर माता पिता को कानूनी तौर पर बाध्य किया जा सकता है कि वे बेटी की शिक्षा के लिए जरूरी रकम दें। कोर्ट ने यह आदेश 26 साल से अलग रह रहे दंपति के मामले में दिया। दंपति की बेटी आयरलैंड में पढ़ रही थी। पिता की तरफ से मां को दिए गए गुजारे भत्ते में बेटी की पढ़ाई के लिए 43 लाख रुपए थे, जिसे बेटी ने अपने आत्मसम्मान का हवाला
देते हुए लेने से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि बेटी को यह पैसे रखने का अधिकार है, उसे यह पैसा अपनी मां या पिता को लौटाने की जरूरत नहीं है, वह जैसे चाहे इसे खर्च कर सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी राजस्थान समेत 3 राज्यों में 2 दिन बाद बारिश की संभावना। एमपी के 9 जिलों में कोल्ड डे, 15 राज्यों में कोहरा, लाहौल स्पीति में -13.6 डिग्री टेम्परेचर। जी दोस्तों, पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। देश के 15 राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर शामिल है। वहीं दोस्तों यूपी, राजस्थान और बिहार में अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है। जयपुर, बीकानेर सहित 4 जिलों में 12 जनवरी से घना कोहरा छाएगा। वहीं एमपी के 9 जिलों में गुरुवार को कोल्ड डे का अलर्ट है। पंचमढ़ी में 0.2 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। वहीं मंगलवार, बुधवार की रात भोपाल में 3.6 डिग्री तापमान रहा है। दोस्तों अगले 24 घंटे के दौरान बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश की भी संभावना है। वहीं एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में शीतलहर का अलर्ट है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुनील गावस्कर बोले अगले भारतीय कप्तान बन सकते हैं जसप्रीत बुमराह, वे आगे बढ़कर लीड करते हैं। जसप्रीत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इकलौता मैच जितवाया था। जी हां दोस्तों, महान ओपनर सुनील गावस्कर ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भारतीय टेस्ट टीम का अगला कप्तान बताया है। दरअसल दोस्तों 75 साल के गावस्कर ने चैनल 7 से कहा कि मुझे लगता है कि वह अगला व्यक्ति हो सकता है कप्तान के रूप में, क्योंकि वह आगे बढ़कर लीड करता है। उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी छवि है जो लीडर की है। बुमराह ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले और आखिरी मुकाबले में रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया की कप्तानी की थी। दरअसल दोस्तों भारतीय टीम को पर्थ में खेले गए पहले मुकाबले में 295 रनों की जीत मिली थी, जबकि सिडनी टेस्ट में 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी। इस सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से अपने नाम किया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस शहर में सबसे ज्यादा चमड़ा बनाया जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हो शहर का नाम जहां पर की चमड़े का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है तो जल्दी से उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।